अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाजरीन, रियासत पाकिस्तान अपनी आज़ादी के 7 अशरों बाद भी इख्तियार और इक़्तिदार की मखसूस हद में कैद है। निज़ाम पर ताकत की गिरफ्त, जमहूरियत पर आमरीत की पकड़, कानून पर लाकानूनियत की दस्तरस, इदारों पर शख्सियात का कंट्रोल मामूली रद्दोबदल के साथ वही मौजूद है और वैसे ही मौजूद है। यौम आज़ादी से एक दिन कबल ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की। कौमी एक्शन प्लान की पेशरफ्त पर सिक्योरिटी फोर्सेज और खुफिया इदारों को कारकर्दगी के 100 में से 100 नंबर मिले, जबकि सिविलियंस एक बार फिर फेल हो गए। इस एलामिया का दूसरा पैराग्राफ भी फेल होने वालों के उस ग्रोह से मुतल्लिक है कि जो एजेंसियों की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे थे, और चूंकि तनकीद ने कौमी वकार मजरू किया, इसलिए महमूद खान अचकज़ई का बयान इश्तियाल अंगेजी के जुमरे में आया। रिजल्ट कार्ड हाथ में थमाते ही जो पहला एक्शन लिया गया है वो एक्शन प्लान मॉनिटरिंग कमेटी की सरबराही चौधरी निसार की बजाय 100% कारकर्दगी दिखाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ को दे दी गई है। नाज़रीन, आपको याद होगा सरताज अजीज से मुशीर कौमी सलामती का ओहदा लेकर पहले इन्हें मुशीर कौमी सलामती बनाया गया, और अब कौमी एक्शन प्लान पर कारकर्दगी का जायजा लेना निज़ाम के जी हजूरी का एक तसलसल है। वज़ीर आज़म के इस फैसले को चौधरी निसार पर अदम एतमाद का नाम दे लीजिए या फिर इख्तियार की बराबर तकसीम कह लीजिए, अमली तौर पर फौरी रद्द अमल जरूरी था। 70 सालों में निज़ाम का बदलाव कितना बारीक है। तीसरी बार मुंतखब वज़ीर आज़म के 3 साल, ये इबारत बड़े वसूख से लिख सकते हैं। हुकूमती कारकर्दगी पे नताइज का ऐलान पहली बार चीफ अवामी स्टाफ ने काकूल अकेडमी में खिताब करते हुए दिया। दूसरी बार 10 नवंबर 2015 को प्रेस रिलीज जारी हुई। तीसरी बार बिला इम्तियाज एहतसाब के नारे ने बावर करा दिया कि कौन से मजमून में सिविलियंस को ट्यूशन की जरूरत है। जिनकी याददाश्त में 90 और 80 की दहाई के मियां नवाज शरीफ नक्श हैं, वो अपने हाफजे धो डालें। तारीख के सबक ने मियां साहब को 180 डिग्री पर बदल दिया है। रियासत के ठेकेदार बनने और हुकूमती मामलात में कूद पड़ने वालों पर कोट अनकोट नवाज शरीफ जबान और इख्तियार का बराबर इस्तेमाल करने वाले वजीर आजम अब मुअद्दब तालिब इल्म है। पाकिस्तान के ठेकेदार हैं, ये हर मामले में कूद पड़ते हैं। इनका क्या काम है? ये अपने डोमेन में क्यों नहीं रहते? ये अपने दायरे में क्यों नहीं रहते जो आइन ने बताया कि इस दायरे में आप रहें? ये क्यों हुकूमती इदारों के अंदर जो है ना वो आके कदम रखते हैं? क्यों वजीर आजम को हुकूमतों को चलने नहीं देते? क्यों कारगिल का एक शोशा छोड़ते हैं? क्यों पाकिस्तान के एक एटमी, जिसने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, उसको फांसी के तख्ते पर लटकाया, जिसने एटमी धमाके किए, पाकिस्तान को एटमी हुकूमत बनाया, उसको मुल्क बदर कर दिया। अब देखिए, आप ये भी कहें कि जनाब मेरी बहुत सारी जर्नैलों से नहीं बनती थी। मेरी क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि मैं किसी फौजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सुपर प्राइम मिनिस्टर बनने का रोल कबूल नहीं कर सकता कि वो अपने आप को पाकिस्तान का सुपर प्राइम मिनिस्टर समझे। आपने सुना, वजीर आजम बहुत दो टोक राय रखते थे, मैं किसी और को सुपर प्राइम मिनिस्टर नहीं कबूल कर सकता। बहरहाल नाजरीन, रवैयों के इस बदलाव में जो तुर्की के नाकाम मार्शल लॉ को निज़ाम पाकिस्तान के मुस्तकबिल से नत्थी करते हैं, वो शायद खुशगुमानों की जन्नत में रहते हैं। वहाँ जमहूरियत टैंकों के आगे लेट कर बचाई गई, यहाँ अदालत के कटहरों में जमहूरियत दफनाई गई है। वहाँ 50 लाख लोग जमहूरियत के हक में शाहराहों पर आए हैं। यहाँ जमहूरियत के तख्ते उलटने के लिए तहरीकें चली हैं। तुर्की में 80,000 फौजियों को बरतरफ, सैकड़ों को उम्र कैद और कईयों को सजाए मौत सुनाई गई है। यहाँ का चलन दिन और रात के फर्क का है। एक जमहूरी हुकूमत ने आइन शिकनी करने वाले जर्नैल को गार्ड ऑफ ऑनर और दूसरी ने मेडिकल सर्टिफिकेट देकर दियारे गैर रुखसत किया है। एक मुंतखब हुकूमत ने सलाला चेक पोस्ट और एबटाबाद ऑपरेशन पर बनने वाले कमीशन की रिपोर्ट को कौमी सलामती के नाम पर दफना दिया, और जमहूरियत के तसलसल में आने वाली दूसरी हुकूमत ने ना पहले कौमी सानहे यानी कि APS पे नाकामी का सवाल उठाया, ना दूसरा कौमी सानहे बलोचिस्तान पर किसी को लाइन हाजिर किया। नौमौलूद जमहूरियत है, अंडरस्टैंड प्लीज। बड़ों तक दस्तरस ना सही, एंड वी अंडरस्टैंड। क्वेटा सानहे पर IGFC से सवाल तो किया जा सकता था। सूबे के चप्पे चप्पे पर तैनात FC एहलकारों से ये गफलत क्यों हो गई कि बारूद और असलहे से लेस दहशतगर्द चेक पोस्ट अबूर करते हुए हस्पताल आ पहुंचे? मगर यहाँ तो ऐवान और ऐवान से बाहर कसीदे पढ़ने में जरा तातुल नहीं किया गया। सानहे के फौरन बाद बैठकें लगी, अहम फैसले हुए। 20 करोड़ अवाम नजरें जमाए बैठी रह गई कि वजीर आजम पाकिस्तान ऐवान में आकर कौम को अहम फैसलों से आगाह करेंगे, मगर उनकी तकरीर तहरीरी तकरीर अहमद से इदारों को शाबाश के अलावा कुछ दर्ज नहीं था उसमें। कानून नाफिज करने वाले इदारे और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कामयाबी से अपना काम कर रही हैं, और यही वजह है कि आज का पाकिस्तान कुछ साल कबल के पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा महफूज और कहीं ज़्यादा तवाना है।
तुर्क की फातेह जमहूरियत पर पाकिस्तान में सीना फैलाने वालों के लिए अर्ज है कि जिसने एजेंसियों की नाकामी पर सवाल उठाने की जुर्रत की है, इलेक्शन कमीशन ने उस बागी की तकरीर का नोटिस लेते हुए उसे तलब कर लिया है। पार्लियामेंट के जिस सो कॉल्ड ताकतवर प्लेटफॉर्म से महमूद खान अचकजई ने सवाल करने की जुर्रत कर ली, पाकिस्तान के वजीर दाखिला ने उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर शदीद मजम्मत की। मगर गुनाह चूंकि कबीरा की फहरिस्त में आता है और कौमी वकार मजरूह हुआ है, न चौधरी निसार के दिफा से सलाते इस्तग़फ़ार जो है वो कबूल हुई, वो ना अदा हुई, और ना ही प्रेस रिलीज में मुतनब्बे करने से कफारा अदा हो सकता है बहैसियत सहाफ़ी। बहरहाल मेरा हक है सवाल उठाना, मेरा हक है सवाल पूछना। सवाल पूछते हैं, अस्करी इदारा आइन की कौन सी शिक के मुताबिक सिविल हुकूमत की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर सकता है, और क्या आइन हर मुंतखब नुमाइंदे को इजाज़त नहीं देता कि वो ऐवान में सवाल उठा सके। एक और सवाल, क्या वज़ीर दाखिला कोई स्पेशल इख्तियार है उनके पास? किस इख्तियार के तहत उन्होंने सवाल पूछने की आज़ादी सलब की? एक और सवाल, नेशनल एक्शन प्लान में हुकूमती कारकर्दगी अगर सिफर है भी तो सानहात और हमलों की बरवक्त इतला ना मिलना हिसास इदारों की अच्छी कारकर्दगी के जुमरे में आता है क्या? एक और सवाल, नेशनल एक्शन प्लान पर जब 3 बड़े इजलास और बड़े फैसले हो गए, सियासतदानों की कारकर्दगी पर फैसला GHQ में क्यों हुआ? क्या इन्हीं इजलासों में बैठ के यही गुफ्तो शनीद, यही गिले शिकवे काफ़ी नहीं थे? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ नदीम अफजल चंद साहब हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। चंद साहब अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा सर, सबसे पहले ये आपको अनकंफर्टेबल साइट लगी ज़रा सी कि जब चीफ अवामी स्टाफ की तरफ से बराह रास्त ये प्रेस रिलीज जारी हुई 3 दिन पहले, पब्लिकली क्रिटिसाइज किया सिविलियन गवर्नमेंट को? इज इट अनकंफर्टेबल एट इन एनी कैपेसिटी? देखें, मेरे इस पे यकीनन एक पॉलिटिकल वर्कर को तो अनकंफर्टेबल होना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में हम एक जमहूरियत है, पार्लिमानी निज़ाम है, और जब यही जमहूरियत होगी और इसी जमहूरियत के तहत हम आर्मी चीफ और ISA चीफ के एफिडेविट लेके मेमो गेट पे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जब हम अपने मैनिफेस्टो में इंडिया के साथ तजारत शामिल करेंगे और फिर हम नहीं करेंगे तजारत, और हम दबे लफ्ज़ों में हुकूमती वज़रा कहेंगे कि हमें तो इस्टेब्लिशमेंट तजारत भी नहीं करने देती। इस वक्त इदारों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, और ये इस हुकूमत का बेहतरीन, मैं समझता हूँ उनकी कामयाब एक स्ट्रेटजी है। और इसमें अब कौन लड़ाना चाह रहे हैं इदारों को? देखिए इदारों को मलाहन करते हैं, वो धमकियाँ देते हैं। कभी अपोजिशन को पीपल पार्टी को एस्टैब्लिशमेंट को पीपल पार्टी से लड़ा दिया। कौन लड़ाना चाह रहे हैं? हुकूमत नून लीग की हुकूमत पाकिस्तान। मैं बताता हूँ ना, देखिए सिंध के अंदर जो कुछ हो रहा है, वहाँ से लेकर वहाँ तो चौधरी निसार साहब की प्रेस ब्रीफिंग कभी देख लें, हर वक्त वो खुद कैप्टन बनते हैं, और जब इधर प्रेस रिलीज जारी होती है तो इधर वो कैप्टन नहीं बनते। अच्छा एक सेकंड, इधर कैप्टन बनाते हैं उनको। साहब डिवाइड करें, मुझे पता है आपका अपना भार गिले शिकवे आपके अपने बड़े हैं, डिवाइड करते हैं। पहली बात, इनकी नाकामियां, कोताहियां, नालायकियां सिविलियन गवर्नमेंट की एक तरफ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला सवाल सर, इज इट राइट कि GHQ में एक और कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद एक ऐसा प्रेस रिलीज निकले? नहीं, बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन सर, क्या आपको लगता है कि जब इंटरनल 2 अहम इजलास हो गए थे सिविलियन और मिलिट्री लीडर्स के पिछले हफ्ते ही, उसके अंदर भी गिले शिकवों का इजहार किया गया, आके भरपूर दिफा किया वजीर आजम ने और वजीर दाखिला ने, असेंबली के अंदर साइडली दिफा किया, वॉज दैट नॉट इनफ, या आपको लगता है कि अलहदा बैठ के ये बावर कराने की जरूरत थी? देखिए, हम खुद इसमें कसूर किसका है? मैं आ रही हूं, सिविलियन अपनी सुप्रीमेसी से, इधर होना चाहिए, मेरी बात, एज ए डेमोक्रेट बात कर, एज ए डेमोक्रेट मैं बताता हूं, सिविलियन जब अपनी सुप्रीमेसी से खुद विड्रॉ कर जाएंगे, जब हम रोल मॉडल नहीं बनेंगे, जब हम कंप्रोमाइज करेंगे, हम वो पंजाबी में कहते हैं ना, हम काणे होंगे, हम करप्शन करेंगे, हमारे केसेस होंगे, तो फिर हम कंप्रोमाइज्ड होंगे ना। इख्तिदार का एक चौथा गिलास का चौथे हिस्से पे हम गुजारा करेंगे। हम कहेंगे फॉरेन पॉलिसी कोई और चलाना चाहता है तो चलाए, हमें कुछ ना कहे। सिक्योरिटी पॉलिसी कोई और चलाना चाहता है तो चलाए, हमें कुछ ना कहे। जब आप जवाब देने के लिए GHQ खुद जाएं तो फिर आपने आदत डाली हुई है ना उनको। अच्छा, आपको लगता है ये स्पेस वजीर आज़म ने खुद सीट? मैं कहता हूं उन्होंने पार्लियामेंट को डिसक्रेडिट किया है, खुद पार्लियामेंट में ना आके, कमेटीज को स्ट्रांग ना करके, उनके वज़ारा कमेटीज के अंदर नहीं जाते, उनके वज़ारा अपने पार्लियामान को अहमियत नहीं देते। एज ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी
PMLN نے بالکل لیفٹ ہی نہیں کرائی پارلیمنٹ کو. جب نہیں کرائی اپنے پاؤں پہ کلاڑا خود مارا ہے, خود مار رہے ہیں, مار دیا ہے کلاڑا. وزیر اعظم کی آپ کو سورٹ سنایا چند سال قبل کا, بڑی کلیئرٹی تھی ان کی, ان کے ورڈز آپ نے سنے کتنے سخت تھے کہ میں اپنے اوپر ایک سپرا پرائم منسٹر نہیں قبول کر سکتا, یہ کیوں کود پڑتے ہیں دوسروں کے ڈومینز میں, ان کا کیا کام ہے. دیکھیں ہماری بھی خواہش تھی, میری بھی ایز اے پولیٹیکل ورکر خواہش تھی کہ میاں صاحب اب تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں تو یقیناً ایک چینج لائیں گے, ایک آئیڈیل گورننس دیں گے, اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنے کا ایک اجازت بالکل دیں گے اور اس سے باہر اجازت نہیں دیں گے. جب خود آپ دیکھیں یہ حکومت آئی کیسی ہے, 2 سوال ہے, میری بات سنیں آپ صرف یہ حکومت آئی کیسی ہے. کیا کسی کو نہیں پتا کہ جنرل کیانی, افتخار چودھری اور ایک سیکشن آف میڈیا اور میاں نواز شریف کے گٹھ جوڑ سے یہ حکومت آئی ہے؟ میں کوئی پاکستانی بلا کے دیکھ لیں, میں چیلنج کرتا ہوں. کرتے سر اچھا گلا شکوا مگر مجھے بتائیں کیانی صاحب نے تو کبھی ایسی پریس ریلیزیں آپ کی حکومت پہ پچھلے میمو گیٹ پہ اور کیری لوگر بل پہ, جس کے اوپر سپریم کورٹ گئے تھے, کیری لوگر بل پہ, اس کے اوپر اپیرنٹلی انہوں نے معذرت بھی کی خورشید شاہ سے. نہیں, کیری لوگر بل پہ پریس ریلیز جو آئی تھی اور پھر نون لیگ کے جو لوگ بیٹھ گئے تھے ڈھول لے کے میڈیا کے اوپر, اوہ حکومت نے کیا کر دیا, کیا تھی وہ پریس ریلیز. تو کل آپ کے بھی ہاتھ بندے ہیں, کیا جن کے بھی ہاتھ. میں آج ہمارے اور ان میں فرق ہے, میں آپ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے. کیا فرق ہے سر؟ ایپ کا بعد آپریشن ہوا, آصف علی زرداری نے واشنگٹن پوسٹ میں خط لکھ دیا تالیاں بجاتے ہوئے اور ڈھنڈورے پیٹتے ہوئے, انہوں نے کس کو, چلے آپ کے ٹائم پہ ایٹ لیسٹ ان کیمرہ بریفنگ دی گئی پارلیمنٹ کو. پیپلز پارٹی اب چوتھا سوال آپ کا آ گیا کہ پیپلز پارٹی اور ان کا کمپیریزن آپ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے تو اسٹیبلشمنٹ کو بہت پیچھے ان کی اسپیس اتنی نہیں دی. دیکھیں پارلیمنٹ میں جنرل شجاع پاشا نے آ کر بریفنگ دی سارا دن, اور انہوں نے کہا میرا استعفیٰ کوئی چاہتا ہے تو مانگ لے. ون بائی ون چلے نا, ون بائی ون چلے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی آف پارلیمنٹ جس کو رضا ربانی صاحب ہیڈ کرتے تھے, ہوتی تھی, آج کدھر ہے؟ اوکے, کوئی ہے؟ 2 اہم سوال ہیں. ناصر جنجوعہ صاحب کو, جنرل صاحب کو لگا دیا ٹاسک فورس کا ہیڈ. ناصر جنجوعہ صاحب ہوں یا چوری نثار صاحب ہوں, مجھے ان میں اتنا کوئی فرق نہیں معذرت کے ساتھ لگتا. وہ وردی کے بغیر ہیں, یہ ان کے گھر میں بھی وردیاں پڑی ہوئی ہیں, اتنا ہی فرق ہے. اچھا اوکے, انہوں نے خود وردی پہنی ہوئی تھی, انہوں نے لوگوں کو پہنائی ہوئی تھی. اچھا, اور اب مجھے یہ بتائیے, ایک ہی بیک گراؤنڈ ہے دونوں کا. اوکے, مجھے یاد ہے آصف علی اور ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہے. آصف علی زرداری صاحب نے پریزیڈنسی میں ہمیں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ایک ہماری عدلیہ سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, دوسرا اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے بندھے ہوئے ہیں. آج کچھ فرق نہیں ہے مجھے لگتا ہے, وزیر اعظم بھی تیسری. دیکھیں پیپلز پارٹی کو تو بالکل اسپیس نہ عدلیہ دیتی تھی نہ اسٹیبلشمنٹ دیتی تھی. ان کو اسپیس اسٹیبلشمنٹ نے بڑی اسپیس دی, لیکن انہوں نے ان کے بس کا کام نہیں ہے. یہ دہشت گردی کے اوپر ان کے دہشت گردوں نظریاتی ارادی ہے ان کے ساتھ, ان کے جو دہشت گرد ہیں, سیدھی سی بات, ان کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. آپریشن ضرب عضب حکومت جب اپوزیشن نے, آپ مجھے یہ بتائیں, اپوزیشن نے جب ان کو مینڈیٹ دیا تو ان کو کیپٹن شپ خود لینی چاہیے تھی کہ نہیں لینی چاہیے؟ انہوں نے اہم سوال ہے سر, نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ان کو اوور سائٹ پارلیمنٹ کی بنانی چاہیے تھی کہ نہیں بنانی چاہیے تھی؟ آپ سے سر میرے 2 سوال ہیں آپ سے. ایک تو یہ اس پریس ریلیز کے بعد حکومت کا کوئی موقف نہیں آیا, بڑا بولنے والے ہمارے وزیر داخلہ اور دفاع بڑے ووکل ہیں, دونوں خاموش ہیں, وزیر اعظم خاموش ہیں, کسی نے جواب نہیں دیا. کیا وہ اپنی کارروائی ڈالتے ہیں, بولتے نہیں ہیں؟ اوکے, وزیر اعظم بھی خاموش ہے نا, کارروائی ڈالتے ہیں, ان کے اتحادی لوگ بولیں گے, تنقیدیں بھی کریں گے, ان کے وزراء پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھ کے, آپ کو لگتا ہے کہ پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھ کے ان کے وزراء کیا فوج کے اوپر باتیں نہیں کرتے ہیں. یہ منافقت یہی تو ہوتی ہے. میں کہتا ہوں منافقت اور کیا ہوتی ہے؟ آپ کیمرے کے سامنے اور بات کریں, کیمرے سے ہٹ کے ہم اور بات کریں, تو یہی تو منافقت ہوتی ہے. سر آپ تو اینٹ سے اینٹ بجانے والے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے اس پہ معذرت بھی کر لی, پھر بھی واپس آنے جوگی نہیں رہے. ہم نے معذرت بھی کر لی, ہم نے کہا ہمارے بیان کو غلط لیا گیا, لیکن یہ سارا دن میں بتاؤں نون لیگ, اب یہاں پہ میری بات سنو, ان کی خواہش ہر وقت اینٹ سے اینٹ بجانے کی ہوتی ہے, لیکن یہ سامنے ہاتھ باندھ کے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور پیٹھ پہ چھرا مارنے والے بھی ہوتے ہیں. معذرت خانہ تو پھر دونوں ہوئے نا. اب چلیں پھر یہ کہہ لیجئے کہ ابھی بھی جمہوریت اور وقت نہیں بدلا, 2016 میں بھی گراؤنڈ ریالٹی. پیپلز پارٹی کو تو اسٹیبلشمنٹ نے کبھی معاف ہی نہیں کیا, ان کو ہر وقت فیسیلیٹیٹ کیا, ہر دور میں. آئی جی آئی بنانے سے لے کر آج تک مجھے ایک موقع بتا دیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا. اگر ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے بھی نکالا تو پیلس میں جا کے چھوڑ کے آئے. سر ایک آخری سوال, محمود خان اچکزئی کو نوٹس بھیج دیا الیکشن کمیشن نے کہ آ کے وضاحت دو. سر مجھے بتائے وہ پارلیمنٹ جس کا آپ بھی حصہ, پارلیمنٹ میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی رکن وہ سوال کر سکتا ہے.
اور کرنا چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے. لیکن میجارٹی گونگوں کی ہے, میجارٹی گونگوں کی ہے, عادت نہیں ہے کسی کو سچی بات سننے کی. گونگوں کی میجارٹی ہے. جب ایک آدھ بولنے والا ہوگا تو پھر اثر ہوگا. میں سمجھتا ہوں نیشنل ایکشن پلان پہ یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی تھی, انہوں نے جان بوجھ کے بحث کو اور طرف الجھا دیا ہے. آپ محمود خان اچکزئی کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ حق ہے پارلیمنٹیرینز کا. میں کہتا ہوں میں پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں, پارلیمنٹ کے ساتھ, سپریم پارلیمنٹ جس کو ہونا چاہیے, لیکن باکردار, لیکن جمہوری رویوں کے ساتھ. تو ابھی کیا ہے, آمرانہ رویے ہیں. اوکے, جمہوریت کی لپیٹ میں آمرانہ رویے ہیں نون لیگ کے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ندیم افضل چند صاحب موجود تھے, کہہ رہے تھے کہ ایز اے ڈیموکریٹ صحیح تو نہیں کیا یہ پریس کانفرنس, یہ پریس ریلیز دے کر, مگر جمہوریت کے لبادے میں آمریت ہے. کیسی آمریت ہے جو ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے, یہ بہرحال مجھے سمجھ نہیں آتی. مگر جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلے ناظرین کہ ISPR اعلامیے کے بعد جو موضوع اہل جمہور کے لیے سب سے دلچسپ ہے وہ نئے آرمی چیف کی تقرری ہے, اور موجودہ آرمی چیف کی سروس کے چند دن ہیں. شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبائے یہ مرحلہ کامیابی سے عبور ہو گیا. تو ایک بار پھر جمہوریت زندہ باد. نواز شریف پاکستان کے وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں ضیاء الدین بٹ سمیت 6 بار آرمی چیف کا انتخاب کرنے کا موقع ملا ہے. گو کہ یہ تجربہ سیاست میں عدم دلچسپی قابل اور تجربہ کار جرنیل کو منتخب کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے. مگر میاں صاحب اس معاملے میں اتنے ہی دھنی ہیں کہ جتنا کہ اس ملک کا جمہوری نظام. ماضی میں وزیر اعظم نے جن آرمی چیفز کو منتخب کیا ان میں سے جنرل آصف نواز ہیں, BMW کی چابی مسترد کرنے پر جن سے انبن شروع ہو گئی. جنرل وحید کاکڑ ہیں کہ جن کے دور میں بات وزیر اعظم کے استعفے تک آن پہنچی. جنرل جہانگیر کرامت ہیں جن سے وزیر اعظم نے خود استعفا لے لیا. جنرل پرویز مشرف کہ جنہیں چودھری نثار کی مشاورت پر 4 جرنیلوں کو سپر سیڈ کر کے تعینات کیا گیا. اس کے باوجود باوردی صدر نے جمہوریت بے آبرو کر کے ملک سے بے دخل کر دی. آرمی چیف راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ کے بعد سینیورٹی لسٹ میں سینئر افسران کی فہرست بہت حد تک واضح ہے. چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل زبیر حیات سینئر ترین آفیسر ہیں. ان کا تعلق آرٹلری سے ہے. بھاولپور کے کور کمانڈر رہ چکے ہیں. اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں. چیف آف جنرل سٹاف اور SPD ڈائریکٹر کے عہدے پر رہنے کی وجہ سے جنرل زبیر حیات کو وزیر اعظم اور اسحاق ڈار کے قریب کام کرنے کا موقع بھی ملا ہے. دوسرا نمبر جنرل اشفاق ندیم احمد کا ہے. وہ اس وقت کور کمانڈر ملتان ہیں. جنرل راحیل شریف نے جنرل اشفاق ندیم کو بطور چیف آف جنرل سٹاف تعینات کیا. میجر جنرل سوات آپریشن اور بحیثیت بریگیڈیئر وزیرستان آپریشن میں رہے. وہ اس وقت میکانی کور کے سربراہ ہیں. مزاج تحکمانہ ہے اور اتھارٹیرین بتایا جاتا ہے, اور وہ اکثر بحیثیت چیف آف جنرل سٹاف وزیر اعظم ہاؤس جاتے رہتے ہیں. ناظرین, لیفٹیننٹ جاوید اقبال ڈرمڈے بھاولپور کور کمانڈر ہیں اور نیشنل یونیورسٹی کے صدر رہ چکے ہیں. سوات آپریشن میں جنرل آفیسر کمانڈ رہ چکے ہیں, اور جنرل جاوید اقبال رمڈے کو ترجیحی انتخاب قرار دیا جا رہا ہے. لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ GHQ میں انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن ہے. یہ وہی عہدہ ہے کہ جو آرمی چیف بننے سے قبل جنرل راحیل شریف کے پاس تھا. جنرل قمر آرمی چیف کی سب سے بڑی 10ویں کور کو کمانڈ کر چکے ہیں کہ جو کنٹرول لائن کے علاقے کی ذمہ داری سنبھالتی ہے. ناظرین, ان کا تعلق انفنٹری کے بلوچ ریجیمنٹ سے ہے کہ جہاں سے ماضی کے 3 آرمی چیفز آئے. جنرل یحییٰ خان, جنرل اسلم بے, جنرل کیانی آئے ہیں. ناظرین, یہ تو ہے بڑی واضح لسٹ. اینڈ نیچرلی with that wish you the best of luck پرائم منسٹر نواز شریف. چھوڑا سا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود us on نیوز آئے. کا شکریہ. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف نے آج وزیر اعظم کی نااہلی کا ریفرنس اسپیکر ایاز صادق کے پاس جمع کروا دیا ہے. اس ریفرنس میں ایک بار پھر وزیر اعظم کے صادق اور امین ہونے پر سوال اٹھا لیا گیا ہے. 200 سے زائد صفحات پر مشتمل اس ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اثاثہ چھپا کر جرم کے مرتکب ہوئے. آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا جائے. آج ہی سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی پارٹی بھی وزیر اعظم کے خلاف باقاعدہ ریفرنس دائر کرنے کے لیے اسپیکر کو ڈھونڈتی رہ گئی. جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی کے عمر فاروق کاکخیل اور شیخ حسن الدین پر مشتمل لیگل ٹیم ریفرنس دائر کرنے کے لیے اسپیکر ایاز صادق کی ملاقات کی خواہاں رہی, مگر اسپیکر کے سیکرٹری ٹال مٹول کرتے رہے. 2 گھنٹوں کے انتظار کے بعد اس لیگل ٹیم کو ناکام واپس آنا پڑ گیا. تاہم یہ ریفرنس بذریعہ ڈاک, ای میل اور فیکس اسپیکر کو موصول ہو چکا ہے. یہ ریفرنس آرٹیکل 63 کی شیک بی کے تحت دائر کیا گیا ہے. 200 صفحات پر مشتمل یہ ریفرنس کے بارے میں بہت سے قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ اگر یہ ریفرنس باقاعدہ طور پر دائر ہو جائے تو یہ ایک تگڑا ریفرنس ثابت ہو سکتا ہے کہ جس سے وزیر
आज़म का बच निकलना मुश्किल होगा। बहरहाल जानते हैं कि तहरीक इंसाफ का आज रेफरेंस दिया जो गया है उसके नुकात क्या है, इसका मकसद क्या था। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ देने का। सर ये बताइएगा कि एक कंप्लेंट तो आपने इलेक्शन कमीशन को भी दायर की हुई है, तो ये बाकायदा रेफरेंस जो आपने तैयार किया है ये स्पीकर को देना, ये क्या माजरा है सर, दोनों तरफ से क्यों वार किया जा रहा है? देखिए, ये जो रेफरेंस है ना, ये तो आइन के आर्टिकल 63 क्लॉज 2 के मुताबिक होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि कोई नेशनल असेंबली का मेंबर या सेनेट का मेंबर या सूबाई असेंबली का मेंबर डिसक्वालीफाई हो गया है आइन के और कानून के मुताबिक, तो इसलिए इसका केस जो है रेफ़र किया जाए इलेक्शन कमीशन को ताकि वो उसका फ़ैसला करे। तो ये वो है, ये केस जो है बज़रिया स्पीकर जाता है। जो तो इलेक्शन कमीशन में केसेस फाइल हुए हैं वो तो जो उनके मुखालिफ थे NA 120 के कंस्टिट्यूंसी के, उन्होंने किए हैं। यहाँ पर जो केस है ये PTI की तरफ से है और PTI के जो हमारे डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर और उनके साथ दूसरे MNAs ने किया है। अच्छा, सो आई अंडरस्टैंड सर। अब ये जो आपका रेफरेंस है बड़ा वाइडर है, नेचुरली वाइड स्कोप है, इसके ये नॉमिनेशन पेपर से लेन देन नहीं है इसका सिर्फ। तो मुझे ये बताइएगा 200 सफ़ात पर मुश्तमिल इसके चीदा चीदा नुकात क्या हैं? मेनली उसमें बहुत सारी मामलात को जो कि पैनामा पेपर्स से मंज़र आम पे आई हैं उनका ज़िक्र है। उसके अलावा जो टैक्स रिटर्न्स हैं उनका ज़िक्र है, जो नॉन डिस्क्लोजर है नॉमिनेशन पेपर्स में उनका ज़िक्र है, जो कि इन्होंने स्टेटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी हैं नेशनल असेंबली में, उसका ज़िक्र है, और उसके बरक्स जो हमारे पास सबूत है उसका ज़िक्र है। तो ये काफ़ी सारा एक वसी किस्म का जो है पिटीशन है कि ये सारे मामलात ऐसे हैं जो कि अगर साबित हो जाते हैं तो फिर इनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए टू बी ए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। जो कि साबित हो जाते हैं तो हामिद खान साहब 12 सबूत, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? देखिए, बात ये है कि अभी तो सिर्फ स्पीकर ने तो ये देखना है कि बादियो नज़र केस बनता है कि नहीं। उसके लिए हमने काफ़ी मटीरियल लगा दिया है। मामला जो सबूत का आएगा वो आएगा इलेक्शन कमीशन के सामने। जब रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा तो इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास वसी इख्तियारात हैं। हम भी जो हमारे पास होगा हम पेश कर देंगे, जो प्राइम मिनिस्टर और के पास होगा वो पेश करेंगे, और जो इलेक्शन कमीशन हासिल कर सकेगा अपने ज़राए से वो भी सामने लिया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी वसी किस्म की कार्रवाई होती है। Of course, that I understand, sir. मगर क्लैरिटी सर, जिस तरह नैब के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड के ऊपर होता है, तो अब इलेक्शन कमीशन में जब ये जाएगा इवेंचुअली बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है या वजीर आजम पे है, ये बताइए। काफ़ी हद तक उन पर ही होगा, क्योंकि मामला जब आप इतने मटीरियल पेश कर देते हैं आप इलेक्शन कमीशन के सामने, जो कि ये बताता है कि ये चीज़ प्राइमा फेसी तो साबित होती है कि उन्होंने गलत स्टेटमेंट्स दी हैं, उन्होंने टैक्स नहीं पे किए, उनके और बहुत से ऐसे मामलात हैं ख़ानदान के जिसके मुताबिक ये नज़र नहीं आ रहा कि वो पैसे जिनसे इन्होंने ऑफशोर कंपनीज खोली और जिससे उन्होंने बाहर जायदादें ख़रीदी, ये उनके सादों के ही मीन से आई होंगी, जिसका नज़र ये आता है कि ये पाकिस्तान से निकाले हुए पैसे थे जिनसे ये सब कुछ हासिल किया गया। तो हमने जब उनके सामने जो हमारे पास मामलात थे या मटीरियल था, हम उसको मटीरियल कहेंगे, जो था वो पेश कर दिया है। अब उन पर ये बर्डन है कि वो बताएं कि ये मटीरियल गलत है, और उनके पास जो उनका जस्टिफिकेशन है उसके सपोर्ट में जो मटीरियल है। बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि बर्डन ऑफ प्रूफ भारत वजीर आजम के ऊपर होगा, वो साबित करें, और ये भी कि अगर ये इधर बात नहीं बनती, अगर ये फॉरवर्ड नहीं होता जो कि एक टाइम फ्रेम है स्पीकर के पास, तो इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। एक छोटा सा वक्फे के बाद बात करेंगे नरेंद्र मोदी और पहली दफा भारत की तारीख में जो कहा गया है। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए।
का शुक्रिया। नाजरीन, भारतीय यौम आज़ादी के मौके पर दिल्ली के लाल किले पर खड़े होकर भारतीय वजीर आजम ने पाकिस्तान मुखालिफ एक और बयान दाग दिया है। तारीख में पहली बार किसी भी भारतीय वजीर आजम ने पहली बार बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित के अवाम की मदद का एतराफ़ किया। नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह किया कि सूबा बलोचिस्तान पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने मदद करने पर भारत का शुक्रिया अदा किया है। नरेंद्र मोदी के इस खिताब के बाद पाकिस्तान की जानिब से फौरी रद्द अमल सामने आया है। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी की जानिब से बलोचिस्तान का हवाला यह साबित करने के लिए काफी है कि इंडिया रॉ के जरिए बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंट गुलभूषण यादव की गिरफ्तारी से बलोचिस्तान में भारतीय मुदाखलत सब पर आया है। नरेंद्र मोदी के जवाब में दफ्तर खारजा ने भारतीय हाई कमिश्नर को याददाश्त भी पेश की है, मगर इसको भी इंडियन मीडिया जो है इस प्रोवोकेटिव इनवाइट के तौर पर देख रहा है। आपको बताती चलूं कि अलहदगी पसंदों को मदद के नाम पर पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए पहले भी इस्तेमाल किया जाता रहा और भारत ये खेल आज भी जारी रखे हुए है। कल भी बलोच लिबरेशन फ्रंट, बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच रिपब्लिकन आर्मी के कारिंदे भारतीय आशीर्वाद से मुतहर्रिक रहे हैं और आज भी बरामडाग बुगटी, हरबियार मरी और अल्लाह नजर बलोच जैसे अलहदगी पसंद रहनुमा भारतीय जबान बोल रहे हैं। अकबर बुगटी का बेटा बरामडाग बुगटी बलोचिस्तान में सबसे बड़ी अलहदगी पसंद तंजीम बलोच रिपब्लिकन आर्मी का सरबराह है और वो अलहदगी पसंद हैं कि जिनको हमारी हुकूमत कौमी धारे में लाने के लिए कोशां है, मगर उनका पाकिस्तान और भारत के बारे में क्या रवैया है, खुद मुलाहिजा कीजिए। Recently, the statement of Indian Prime Minister is very encouraging. I thank the Indian Prime Minister, Mr. Narendra Modi Sahib, speaking about Balochistan problem, Pakistan's destructive role in Kashmir and its direct involvement in terrorist attacks in India has been a very well exposed fact. ऐसी शख्सियात को जिनको इधर माना जाता है कि ये रॉ के पेरोल पे हैं, किस तरह कौमी धारे में लाए जाए, इनसे किस तरह बात करें, मैं समझने से कासिर हूं। मगर नाजरीन, भारतीय कौमी सलामती के मुशीर भरी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में अलहदगी पसंदों को राम करने और पाकिस्तान को अंदर से कमजोर करने की भारतीय पॉलिसी का खुल्लम खुल्ला इजहार भी कर चुके हैं। ये भी देख लीजिए। Now when we come into the defensive offense, then we start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be this thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. It can be defeating their policies in Afghanistan, making it difficult for them to manage internal political balance or internal security. I'm not going into those details. दिल्ली के लाल किले पर खड़े होकर भारतीय प्रधानमंत्री ने ये तुरा भी खूब डाली कि सानहे पेशावर में मासूम बच्चों की हलाकत पर भारतीय पार्लियामान अश्कबार थी। भारतीय कौम ने इन बच्चों के लिए अश्क बहाए। ये है हमारी इंसानियत बकौल मोदी। लेकिन दूसरी तरफ दहशतगर्दों के गुण गाए जाते हैं, मासूम लोगों के मरने पर जश्न मनाए जाते हैं। ये दहशतगर्दी से मुतहर्रिक कैसी जिंदगी है, उन्होंने पूछा। ये दहशतगर्दी के नजरिए से मुतासिर कैसा हुकूमती निज़ाम है, मोदी ने पूछा। नाज़रीन, मैं तो हैरान हूँ कि हमें वो हिंदू बनिया इंसानियत का दर्ज दे रहा है कि जो वजीर आला था तो उसके हाथ गुजरात के 3000 मुसलमानों के लहू से रंगे थे। आज वजीर आजम है तो कश्मीर की 70 से ज्यादा जिंदगियों का कातिल है। प्रधानमंत्री साहब, ये वो इंसानियत है कि जिसमें हजारों निहत्थे कश्मीरियों की आंखें निकाल ली जाएं। 36 दिनों से जिंदगी बंदूकों के साए में हो, नान नफका बंद हो, मार्केटिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल सब कुछ बंद हो, इबादत गाहों पर फौज गासिब हो। क्या ये है आपकी इंसानियत? हैरत है प्रधानमंत्री साहब कि आपको अपनी फौज के हाथ में छरों वाली बंदूक तो नजर आती नहीं, मगर मासूम कश्मीरियों के हाथों में पत्थर जरूर दिखाई देते हैं। अगर भारत में सभी को आजादी है तो फिर ये कैसी आजादी साहब कि जिसमें कश्मीरियों का सांस लेना भी जुर्म है? ये कैसा यौम आजादी है कि जिसमें आज भी 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया? इंसानियत पर मेहरबान नरेंद्र मोदी साहब, आप हमारे मासूमों के लाशों पर तस्वीर मत बहाइए, मेहरबानी से मत बहाइए। बस अपने जेरे साया कश्मीरियों को आंखें ही वापस कर दीजिए। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ अजय शुक्ला मौजूद हैं। आप भारतीय साबिक कर्नल हैं, न्यू दिल्ली में बेस्ड हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के बिजनेस स्टैंडर्ड में डायरेक्टर हैं, डिफेंस और डिप्लोमेसी भी देखते हैं। अजय शुक्ला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने का। ये बताइएगा कि आपकी तारीख में पहली बार किसी वजीर आजम ने जिक्र किया बलोचिस्तान का, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का। ये बताइएगा, इज दिस जस्ट अ रिटेलिएटरी रिएक्शन कह लें, काउंटर स्ट्रैटेजी कह लें, जो पाकिस्तान का एक हार्ड मौकफ रहा है कश्मीर के हवाले से? आपको लग रहा है ये क्वालिटेटिव शिफ्ट है भारत की पॉलिसी में? देखिए, ये अभी तक हम ये नहीं कह पाएंगे इतनी जल्दी में कि ये पॉलिसी शिफ्ट है या ये एक रिएक्शन है इस बात का कि
सरकार की ये सोच है कि जो मसला कश्मीर में चल रहा है, जो दंगे वगैरह वहाँ चल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का हाथ है। अगर ये आगे जाके सरकार की तरफ से और सरकार के बड़े अफसरों की तरफ से ये 2-3 बार और जो है इस किस्म के स्टेटमेंट्स देखे जाएंगे, तब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक पॉलिसी शिफ्ट है। लेकिन ये जो है आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो है पहली बारी बोला है, हो सकता है ये एक लोकल इवेंट्स या इमीडिएट इवेंट्स के वजह से उन्होंने बोला था, लेकिन हम लोग भी देख रहे हैं कि क्या ये एक पॉलिसी शिफ्ट है या ये सॉर्ट ऑफ लोन उन्होंने एक बार ये बात। मगर अजय शुक्ला साहब, मैं देख रही थी बाय एंड लार्ज ये आपके मुल्क में सराहा जा रहा है इन कमेंट्स को, विच इज सरप्राइजिंग बिकॉज टू बी ऑनेस्ट विद यू, ग्राउंड रियलिटी अगर इसी तरह का एटीट्यूड रहा और यही बातें होती रही, एग्रेसिव स्टांस रहा, तो फिर कॉम्पोजिट डायलॉग इज अ नो ब्रेनर, इट्स डेड एंड। बिल्कुल महर, कॉम्पोजिट डायलॉग तो एक तरफ मरा पड़ा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जो भी बातचीत हो रही है वो दोनों सरकारों के बीच में और उनके स्पोक्समैन के बीच में तू मैं के तौर पे हो रही है। तो इस हालात में कॉम्पोजिट डायलॉग का रिज्यूम होना इस वक्त थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जब तक कि कश्मीर में ये मसला चल रहा है, जब तक कि वहाँ पे शांति का माहौल दोबारा ना आए, मुझे तो लगता है कि कॉम्पोजिट डायलॉग होना मुश्किल है। और जितने ज्यादा स्टेटमेंट्स जो हैं एक्शन और रिएक्शन के तौर पे किए जाएंगे, उतना मुश्किल होता जाएगा। तो इस वक्त जो है कोई भी सरकार, ना पाकिस्तान का ना भारत का, एक मौका छोड़ रहा है रिएक्शन या काउंटर स्टेटमेंट देने का, और ऐसे हालात में डायलॉग को या कॉम्पोजिट डायलॉग को आगे ले जाना। अजय, हमने देखा है कि आपके मुल्क में जब से बीजेपी जो है सरकार उसने बनाई है, तब से एक वेव ऑफ इंटॉलरेंस पूरे मुल्क के अंदर है। हम देख रहे हैं कि मिस ट्रीटमेंट जो है, इसका नैरेटिव जो है बड़ा ज्यादा तगड़ा हो गया है। क्या इसके असरात कश्मीर और नौजवानों मुसलमानों के अंदर कश्मीर में भी पाए जा रहे हैं? देखिए, पहले जो भारत में हिंदू मुस्लिम टेंशन वगैरह हुआ करते थे, जैसे कि 2002 में दंगे हुए थे गुजरात में, तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर मोदी के राज्य में, उस समय कश्मीर के ऊपर या कश्मीर के व्यू पॉइंट्स या ओपिनियंस में इतना ज्यादा असर नहीं आया करता था। लेकिन रिसेंट ईयर्स में जो है, पिछले गए हुए साल में और एट प्रेजेंट जो भी कुछ हिंदुस्तान में होता है, मुस्लिम हिंदू या मुस्लिम मेजॉरिटी सेंटिमेंट के सिलसिले में, उसका ब्लोबैक उसी समय कश्मीर में महसूस होता है। तो जैसे कि ये काउ स्लॉटर के खिलाफ बीजेपी गवर्नमेंट और बीजेपी के जो अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कदम उठाए हैं, उसका इफेक्ट इमीडिएटली कश्मीर में महसूस हुआ है। उसी तरीके से जो एक इंसान जैसे कि उसका कत्ल हुआ था कि काउ स्लॉटर के सिलसिले में उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने काउ स्लॉटर किया था, उसका इफेक्ट इमीडिएटली कश्मीर में महसूस हुआ। ये जो इंटॉलरेंस जो है, जो हिंदू मुस्लिम टेंशन वगैरह जो कि बीजेपी के पॉलिटिक्स में एक बहुत भारी हिस्सा है, हालांकि ये बीजेपी सरकार में इतना बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन बीजेपी के आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके वजह से कश्मीर में एप्रीहेंशन, डर, ये ओपिनियन के हमारे खिलाफ जो है एक ओपिनियन बनाया जा रहा है भारत में, ये होने लगा है। और इसकी वजह से बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट आया हुआ है कश्मीर के अंदर, खास करके कश्मीर के वैली में मुसलमान लोगों के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया अजय साहब हमारे सामने भारत से कह रहे थे कि नेगेटिविटी या एक आपका नैरेटिव ऑफ मिस ट्रीटमेंट जो है बीजेपी का, वो पूरे मुल्क में है, उसके असरात कश्मीर में भी हैं, और नहीं दिख रहा कि ये मोदी सरकार जो है इसको टैकल करने में प्रायोरिटी रखती है इस इशू को या नहीं रखती। मगर ये भी हम जानते हैं कि बीजेपी और पीडीपी का एक अनईजी अलायंस है कश्मीर वैली के अंदर। बहरहाल जिसकी वजह से और स्ट्रेंज और डिसइल्यूजन होते जा रहे हैं कश्मीरी नौजवान। साथ ही महसूस ये भी हो रहा है कि आरएसएस या हिंदुत्व बेस जो है मोदी की, वो उसको अपीज करते हैं बार बार। इस हवाले से हमारे साथ फिर से मौजूद हैं अजय ये बताइएगा सिर्फ कि महबूबा मुफ्ती की गिरफ्त कमजोर होती जा रही है, मगर आप साथ साथ ये भी देख रहे हैं अनईजी अलायंस है दोनों का। क्या ये मेन स्ट्रीम आपको इशू लग रहा है मोदी सरकार के लिए हैंडल करने के लिए इसे?
देखिए, ये जब पॉलिटिक्स में बीजेपी और पीडीपी का अलायंस सरकार बना जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, तब से लेकर अभी तक ये दोनों पार्टियों ने ये फैसला वो नहीं कर पाए दोनों कि वो उनकी जो आइडियोलॉजिकल पोजीशंस हैं, बीजेपी की जो हार्डलाइन हिंदुत्व पोजीशन है एक तरफ, और दूसरे तरफ पीडीपी की सॉफ्ट सेपरेटिस्ट पोजीशन है, जो कि सेपरेटिस्ट को आज तक सपोर्ट करते आए हैं सरकार बनाने से पहले। ये दो बिल्कुल उलट पोजीशंस, कंपीटिंग आइडियोलॉजीज जो हैं, ये कैसे एक सरकार में जोड़े जाएं, और ये कैसे ये दो पार्टियां जो कि बिल्कुल ऑपोजिट एंड्स ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से आए हुए हैं, ये कैसे जस्टिफाई किया जाए कि इन दोनों ने सरकार बनाया हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। महबूबा मुफ्ती का सरकार जो है अपने बीजेपी के साथ अलायंस बनाने के वजह से बहुत बुरी तरह डिस्क्रेडिट हुआ है कश्मीर वैली में, और जैसे जैसे ये हालात खराब होते जा रहे हैं और ये दंगा फसाद हो रहा है, वैसे वैसे महबूबा मुफ्ती के खिलाफ और भी आर्ग्यूमेंट्स पेश आ रहे हैं पब्लिक स्फीयर में, और जो कि बहुत जेन्युइन आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्योंकि वो जस्टिफाई नहीं कर पा रही हैं कि किस वजह से और क्यों उसने बीजेपी के साथ अलायंस सरकार बनाया है। तो ये सब जो है बहुत ही पेचीदा पॉलिटिक्स बन रहा है कश्मीर के अंदर। मुझे तो नहीं लग रहा है कि नई दिल्ली इस वक्त जो है सही रास्ते पे चल रही है, जो कि है एक आउटरीच करना कश्मीर के तरफ, डायलॉग ऑफर करना। उनकी पोजीशन ये है कि पाकिस्तान में जो भी हो रहा है कश्मीर में, पाकिस्तान का हाथ है इसमें, और इसको जो है बाय फोर्स या हार्डलाइन पॉलिटिक्स के साथ इसको टैकल किया जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कर्नल अजय शुक्ला मौजूद थे। भारत बड़ा ऑनेस्ट और दो टोक फीडबैक दे रहे थे। नहीं लग रहा उनको कि न्यू दिल्ली जो है उसके लिए प्रायोरिटी है कश्मीर इशू, नहीं लग रहा उन्हें कि मोदी सरकार इस इशू को रिजॉल्व कर पाएगी, उसकी सिम दुरुस्त नहीं है। उनको भी लगता है कि शायद पाकिस्तान को आड़े हाथों लेने के लिए ये एग्रेशन दिखाया जा रहा है। बहरहाल जाने से पहले लेट्स कम क्लोजर टू होम फॉर अ सेकेंड। एक बहुत बड़ा इशू है, हमारे नौजवान, हमारे मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लगा हुआ है, वो नीलाम हो रहा है। इस हवाले से आपको आगाह करते हैं। वंस अगेन ऑफ कोर्स वी हैव टू टॉक अबाउट सिंध। नाजरीन, आपको बताती चलूं कि कराची इंटर बोर्ड में 35 करोड़ से ज्यादा की करप्शन का इंकशाफ। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने दावा किया है कि इंटर बोर्ड में 1100 प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के नताइज तब्दील करने के एवज 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की करप्शन की गई। प्री मेडिकल में नंबर बढ़ाने के 40 से 50,000 और ग्रेड में तब्दीली के लिए 200 से 2.5 लाख रुपए रिश्वत ली जाती रही है। बोर्ड इंतजामिया ने 102 तुलबा से 40,000 फी पर्चा लेकर नताइज तब्दील किए हैं। तो कई ऐसे तुलबा कि जिनके मार्क्स सिर्फ 27 थे, रिश्वत लेकर उनके नंबर्स 70 कर दिए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। महकमा एंटी करप्शन सिंध का कहना है कि प्री मेडिकल की 95% इम्तिहानी कॉपियों के नताइज में रद्दोबदल की गई है। करप्शन की इन इतलात पर 10 अगस्त को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने इंटर बोर्ड पर छापा मारकर रिकॉर्ड कब्जे में लिया। नाज़रीन, इंटर बोर्ड के डिप्टी कंट्रोलर की गिरफ्तारी के लिए FIA को खत भी लिख दिया गया है। करप्शन मामले के ये सिर्फ एक कड़ी है। आज सिंध गवर्नर हाउस में एक तकरीब हुई जिसमें नैब की तरफ से प्ली बार्गेनिंग में 15 करोड़ 10 लाख की रकम सिंध हुकूमत के हवाले की गई। इसी हवाले से आपको मजीद डिटेल्स देंगे कल तक के लिए गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।